हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो क्लास 11 केमिस्ट्री में हम जब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी के अंदर हम आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए चैप्टर क्योंकि क्लास 11 का है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। अब आइसोमेरिज्म होता क्या है, सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure, different structure। अभी एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम अगर मैं निकालता हूं, अगर हम बात करें कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्केन का फॉर्मूला है C5H12, ये है हमारे पास पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, पेंटेन। ओके, पेंटेन क्या होता है, तो अल्केन फैमिली में से एक मेंबर है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। अभी इस C5H12 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं डिफरेंट वे से लिख सकता हूं। अगर मैं इसको बॉन्डिंग फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन हमने ड्रॉ की यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। अब इसी फॉर्मूले को मैं अगर 4 कार्बन की चेन निकालता हूं और यहाँ पे अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप जोड़ता हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4, इस कंपाउंड का नाम होगा आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन। फर्स्ट कंपाउंड हमने जो बनाया उसका नाम था पेंटेन। और इसका स्ट्रक्चर मैं अगर डिफरेंट निकालूं तो अगर हम 3 कार्बन की चेन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो इस केस में आप देखेंगे कि 2 डाइमिथाइल और प्रोपेन, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इन सभी के अंदर C5H12, लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। लेकिन अब ये आइसोमेरिज्म सिर्फ क्या हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से ही देखेंगे, नहीं, कभी कभी जब जैसे हमारे पास डबल बॉन्डेड एटम होता है तो जो एटम अटैच होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन को, उसकी अरेंजमेंट कैसे है, या फिर अगर कोई जैसे हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसको अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। मतलब उस टाइप का आइसोमेरिज्म जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, जो मिरर इमेज शो करते हैं, कुछ मिरर इमेज शो नहीं करते हैं। वैसे डिफरेंट टाइप हम ऑप्टिकल में, ज्योमेट्रिकल में देखेंगे। और इसी के साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होता है। अभी हम आज के लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म आपको दिखते हैं। एक तो होगा आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद सेकेंड टाइप यहां पे आता है, उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास इसका जो थर्ड टाइप आता है वो हम लेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हम इसको कह सकते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसी के बाद अगर हम देखें फोर्थ टाइप में मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। उसी के साथ अगर हम फिफ्थ टाइप देखें बेटा तो उसको हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और 6 पार्ट अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे टोटोमेरिज्म,
टॉटोमेरिज्म, ये भी एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसको हम टॉटोमर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आते हैं। उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये पार्ट देखें तो इसके अंदर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये है आपके पास आता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मेटामेरिज्म का पार्ट है आपके पास, और उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बाकी ये अगर आप चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म देखेंगे तो ये कुछ सिंपल पार्ट होते हैं आइसोमेरिज्म के। लेकिन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है कि अगर 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म करेंगे। मेटामेरिज्म में हम देखेंगे कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म दिखाते हैं जहां पे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों साइड में कार्बन के ग्रुप लगे हो, तो कार्बन के ग्रुप के अरेंजमेंट करके हम मेटामेरिज्म को यहाँ पे बना सकते हैं। और टॉटोमेरिज्म जो है यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप हमारे पास रहता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो इसके अंदर हम कीटो और इनॉल का फॉर्मेशन कहते हैं, उसे करते हैं टॉटोमेरिज्म। रिंग चेन के अंदर आप देखेंगे कि एक जो कंपाउंड होगा ये रिंग के फॉर्म में होगा और एक जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो चेन के फॉर्म में होगा। अगर मैं यहाँ पे रिंग का फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पे देखिए CH2 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 और CH2, इस टाइप से एक रिंग है जिसको हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखे तो 4 कार्बन है C4 और 8 हाइड्रोजन है C4H8। अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं चेन के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ करता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास CH2, यहाँ पे होगा CH3, ये होगा CH2 और ये होगा H। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी C4H8, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक हमें रिंग के फॉर्म में दिख रहा है और एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो चेन के फॉर्म में दिख रहा है। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होगा कि अगर हम देखिए जैसे आपके पास कोई कार्बन की चेन है, इसके अंदर मैंने क्लोरीन को फर्स्ट नंबर पे लगाया और दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने क्लोरीन को अगर सेकेंड नंबर पे लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट दिख रही है। मतलब जब भी आप इसका नाम देंगे इसका नाम तो सेम आएगा, जैसे ये भी ब्यूटेन है 4 कार्बन की चेन, ये भी ब्यूटेन है, ये भी क्लोरोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन आएगी 2 क्लोरोब्यूटेन और यहाँ पे आएगी 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ऐसे फॉर्म में नाम तो इसका सेम आएगा, लेकिन जो पोजीशन है मतलब जो भी ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन अगर डिफरेंट आती है 1 या 2 ऐसा कुछ नेम आता है तो उसको आप कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म जो होता है वो तो एक सिंपल टाइप है कि जो चेन के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। साइड चेन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करूं मैं, यहाँ पे हम CH3OCH3 एक ईथर का फॉर्मूला है और दूसरा अगर मैं लिखता हूं C2H5OH, ये है आपके पास अल्कोहल का फॉर्मूला। अभी अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम देखें, C2 मतलब 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है आपके पास 6 और एक है ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप देखेंगे C2H6 और ऑक्सीजन, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यहाँ पे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे ईथर, जिसको हम डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं या फिर मिथॉक्सीमीथेन बोलते हैं, और एक दिख रहा है आपको इथेनॉल या फिर इसका कॉमन नेम हम देते हैं बेटा इथाइल अल्कोहल। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे टाइप को हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेटामेरिज्म आपके पास होगा, अगर मैं C2H5O ऐसा एक फॉर्मूला लिखूं जो कि एक ईथर है, और इसी को अगर ऐसा मैं लिखता हूं CH3O C3H7, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसलिए हम इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो नहीं बोल सकते। तो ऐसा टाइप आपके पास आएगा मेटामर्स। ओके,
तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जैसे चेन और पोजीशन तो एक सिंपल टाइप है, लेकिन फंक्शनल टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर का जो टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है और मेटामर्स वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल भी उसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे मेटामेरिज्म की बात करूं, मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म के अंदर आपके पास आएंगे कि जो आपके पास मतलब जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अगर आइदर साइड अगर अल्काइल ग्रुप चेंज होते जाएंगे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की जैसे C डबल बॉन्ड O, अब ऐसा जो ग्रुप है जैसे ये आपके पास आ गया जनरल फॉर्मूला कीटोन का। अभी कीटोन के अंदर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों साइड में क्या हो आपके पास R ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप लगे हो, कार्बन के ग्रुप लगे हो, और उनके R अल्काइल ग्रुप को आप चेंज करते हैं आइदर साइड से, मतलब दोनों फॉर्मूले के अंदर अगर अल्काइल ग्रुप आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम मैच होता होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे मेटामर्स। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मैं इसी को लिखूं R के जगह CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अगर मैं लिखूं C3H7, एक मिथाइल ग्रुप है और एक आपके पास यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है। अभी इसी को अगर मैं लिखूं C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल कार्बन 4 है, हाइड्रोजन का नंबर भी 10 है और 10 है, एक कार्बन 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 ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ग्रुप दिख रहा है एक मिथाइल प्रोपाइल है और यहाँ पे दोनों इथाइल है, तो ऐसे ग्रुप को हम मेटामर्स कह सकते हैं। अभी फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा क्या, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हमें क्या चाहिए दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के। अगर मैं आपको बोलूं कि ईस्टर के अंदर दिखेगा क्या RC डबल बॉन्ड O और R, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O और O, और दोनों साइड में अगर R है तो यस ये आपका मेटामेरिज्म शो कर सकता है। सिर्फ अल्काइल ग्रुप की कंडीशन को आप चेंज करेंगे। इथर के अंदर ROR ये जनरल फॉर्मूला होता है इथर का, यहाँ पे भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या कर सकते हैं आपके पास मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। इवन अगर मैं कीटोन के साथ साथ ये एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर मैं आपको पूछूं कि एसिड के अंदर दिखेगा क्या आपको RC डबल बॉन्ड OOH, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे आपको R ग्रुप दोनों साइड नहीं दिख रहा है। ईस्टर के अंदर आप देख सकते हैं, एसिड हैलाइड के अंदर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे भी आपको शो नहीं करेगा क्योंकि एक साइड पे हैलोजन लगा हुआ है। अमाइड ग्रुप के अंदर अगर आपको पूछा जाए RC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसके अंदर भी आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं अमाइन की बात करूं, देखिए अब अमाइन में एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो CH3, ठीक है, NH, और यहाँ पे मैं लिखता हूं C3H7, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है इसलिए हमने NH लिखा। अब इसको मैं लिखूंगा C2H5 NH और C2H5, तो दोनों अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन की डिग्री से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की डिग्री 2 है, तो ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये भी 2 डिग्री अमाइन है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा, ये एग्जांपल मेटामर्स में आएगा। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है क्या, तो नो, क्योंकि दोनों की डिग्री बेटा सेम है। जब आपके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए, अभी हम फंक्शनल ग्रुप में भी एक एग्जांपल देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसे अगर अमाइन की डिग्री आ जाए, मतलब अमाइन की डिग्री अगर डिफरेंट हो और उसके बाद भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसे हम फंक्शनल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोनों की डिग्री सेम है, तो इसे आप फंक्शनल तो नहीं कह सकते। फिर बचा सवाल कि दोनों बीच में वाले ग्रुप सेम है क्या, यस NH सेम है, और उसके आइदर साइड होने वाले अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप चेक करेंगे वो भी सेम है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे मेटामर्स। ओके, ये हो गया हमारा मेटामर्स टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट।
अभी अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो पार्ट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट एक टॉटोमर्स भी दिखेंगे। तो यहां पे अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो ये आपके पास आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी फंक्शनल ग्रुप के अंदर इसका जो नाम है वही फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ऐसे आइसोमर दिखेंगे जहां पे दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे कोई चीज लूं तो सबसे पहले आपको किस किस के अंदर मतलब क्या क्या पेयर यहाँ पे दिखेंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इथर और अल्कोहल, इथर एंड अल्कोहल। इथर और अल्कोहल के अंदर आप देख सकते हैं। अभी कैसे देखेंगे इथर और अल्कोहल के अंदर, तो यहां पे मैं लिखूंगा CH3OCH3, और दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं C2H5OH। तो ये दो एग्जांपल में आपको फंक्शनल ग्रुप देखिए डिफरेंट दिख रहे हैं। एक अल्कोहल है, एक इथर है, ऊपर वाला इथर है, नीचे वाला अल्कोहल है। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप सीधा सीधा इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपको अमाइंस के अंदर। ठीक है, अमाइंस के अंदर क्या होता है, अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। हाँ यस, अभी देखने को क्या लगता है बच्चों को कि इसका सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मतलब हमें सेम ही दिख रहा है कि एक ही नाइट्रोजन है उसके अंदर, लेकिन नहीं, उसकी जो डिग्री है ना उससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इससे भी हम उसको जज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए RnH2, अगर नाइट्रोजन को एक ही कार्बन अटैच है तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन, इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन के साइड 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 डिग्री, और अगर नाइट्रोजन के साइड 3 कार्बन 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये आएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। अभी हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे बनाते हैं लाइव, जिसके अंदर आपको ये तीनों डिग्री दिखनी चाहिए। सबसे पहले मैं 3 डिग्री का बनाता हूं, फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि क्या ग्रुप हम इसके अंदर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं CH3 लेता हूं, ये हो गया आपका 3 डिग्री। उसके बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ पे CH3 CH2 और लिखता हूं NH2, एक एग्जांपल। और उसके बाद मैं क्या लिखता हूं 2 डिग्री बंधन NH, एक साइड लिख दूंगा मैं CH3 और एक साइड में लिखूंगा C2H5। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 डिग्री अमाइन है, ये अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री है क्योंकि नाइट्रोजन को एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन को डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है बेटा। तो जो नीचे वाला होगा आपका ये होगा 2 डिग्री। फर्स्ट है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 1 डिग्री और ये है आपका 2 डिग्री। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेक करेंगे। कार्बन आप देख रहे हैं कितने हैं 3, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 9 और एक है नाइट्रोजन। यहाँ पे भी देखेंगे कार्बन है 3, हाइड्रोजन है आपके पास 9, एक है नाइट्रोजन। यहाँ पे भी देखेंगे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो 9 है और एक नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया आपका, और फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इजीली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। ओके, अभी अगर हम एसिड और एस्टर की बात करें, देखिए तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल हम इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा थर्ड टाइप का जो आइसोमेरिज्म आता है यहाँ पे, वो आता है आपके पास टॉटोमेरिज्म। अभी टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल केस होती है आइसोमेरिज्म की, जहां पे जो भी दोनों फंक्शनल ग्रुप रहते हैं आपके, वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके अंदर आपको स्पेशली देखने को मिलेगा कीटो
और इनॉल में कन्वर्जन, कीटो इनॉल कन्वर्जन। अभी कीटो ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर भी कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, R और R। और इनॉल ग्रुप क्या होता है आपका, EN मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है। और उसको अगर OH ग्रुप लगता है तो इसको हम कह सकते हैं इनॉल, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन को, या फिर कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन अल्कीन जैसा है उसके अंदर अगर OH ग्रुप लगता है तो उसका कॉमन नाम हम बेटा इनॉल देते हैं। ओके, अभी टॉटोमेरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कंडीशन आप चेकिंग करेंगे कि आपके पास कीटो ग्रुप होना चाहिए। अब कीटो ग्रुप है तो उसके दोनों साइड क्या चाहिए, आपको कार्बन अटैच चाहिए, CH3 CH3, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपकी हो गई, कंडीशन 1 कि आपको कौन सा ग्रुप चाहिए था, यहाँ पे कीटो ग्रुप चाहिए था। जैसे आपको C डबल बॉन्ड दिख गया और उसके दोनों साइड कार्बन दिख गए, हो गया आपके पास कीटो। अभी ये कीटो ग्रुप को डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को मतलब C डबल बॉन्ड O को डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, ये कार्बन भी और एक कार्बन भी, ये हो गया आपका अल्फा। अब अगर इसके बाजू में कोई कार्बन होंगे तो वो अल्फा नहीं होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए यहीं पे बना दूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए, तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा नहीं कहेंगे बेटा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होते हैं तो उसे कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इधर अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहली कंडीशन हो गई, आपको कीटो ग्रुप दिखना चाहिए। उसके बाद उसको डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होना है अल्फा कार्बन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पे है कि इसको अल्फा कार्बन हम तभी बोलेंगे जब ये कार्बन क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कार्बन डबल बॉन्डेड होता तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता, क्योंकि sp2 होता है। जैसे यहीं पे एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर दे, देखिए स्ट्रक्चर में, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो कार्बन है आपका ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। अब आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है सर? तो किसी भी एटम का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसको कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसको भी काउंट करेंगे। यहाँ पे आपको कार्बन के पास दिख रहा है बेटा 1 2 और 3, ये ऊपर वाला बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पाई बॉन्ड है। हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर को काउंट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसी की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के पास कार्बन और हाइड्रोजन में 3 सिंगल बॉन्ड हो गए और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के अंदर, तो टोटल आपके पास 4 बॉन्ड हो गए। इसी की वजह से हम इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमने देखा कीटो, उसके बाद कार्बन कैसा चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, उसके बाद एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए। कितना अल्फा एच चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा एच, एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए। फिर एक से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा क्या सर? ऐसा अगर आपके माइंड में सवाल आऊंगा तो एक से ज्यादा भी चलेगा, 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक चाहिए क्योंकि वो हाइड्रोजन ही तो आपके टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। अभी एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहां से एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा इसके बीच में। इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे निकालूं, CH2 डबल बॉन्ड, CH C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप है आपका CH2, यहाँ का H अगर इधर मैं ट्रांसफर करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ का H मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूं तो ये डबल बॉन्ड इधर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो EN, और उसको अल्कोहल लगाए तो ये क्या बन गया बेटा? इनॉल। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का कीटो इनॉल फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कीटो ग्रुप चाहिए, उसको अटैच कार्बन
को हम अल्फा कार्बन तभी कहेंगे जब वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पे ये जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली, ये डबल बॉन्डेड है, तो ये हमारे कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके साथ साथ अगर sp3 हाइब्रिडाइज भी होता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी आपका टोटोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और जैसे फिर अल्फा हाइड्रोजन दिख जाएगा, आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर करेंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये नीचे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन इनॉल और ये बनेगा OH ग्रुप। मतलब डबल बॉन्ड के लिए EN और अल्कोहल के लिए आपके पास आएगा OH ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं बेटा। तो अभी इसी के अंदर क्या होता है कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि टोटोमेरिज्म कौन शो कर सकता है, कौन टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। बहुत बार नीट में या जेईई में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड ग्रुप लूं और इधर C6H5 ग्रुप लूं और इधर CH3 ग्रुप लूं, आपसे पूछो कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या, तो यहाँ पे तो कंडीशन है हमारे पास कि अल्फा कार्बन है या sp3 हाइब्रिडाइज भी, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है और इसके पास आपको हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं। और किसी भी एक साइड से भी अगर टोटोमेरिज्म हो रहा होगा तो आप बोलेंगे यस टोटोमेरिज्म पॉसिबल। हाँ, यहाँ पे C6H5 मतलब ये बेंजीन रिंग वाला ग्रुप है। और बेंजीन रिंग वाला ग्रुप मतलब बेंजीन के अंदर आप देखेंगे कि सभी जो कार्बन होते हैं आपके वो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि हर एक कार्बन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइड से डबल बॉन्ड लगा होता है बेटा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो ये हमारे टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूं, जैसे यहां पे मैं बेंजीन रिंग जोड़ता हूं, ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे Cl Br और I ऐसे ग्रुप लगाओ, तो अभी आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या। तो यहाँ पे इधर साइड तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस साइड से तो हो ही नहीं सकता। फिर इधर आप देखेंगे कि सर ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, फिर ये तो होना चाहिए टोटोमेरिज्म। लेकिन ये टोटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास अल्फा कार्बन तो है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर होके अल्कोहल बनेगा और ये डबल बॉन्ड नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो भी आपका ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, C डबल बॉन्ड O, आपके पास यहां पे आपके पास लगा है C ट्रिपल बॉन्ड C H ग्रुप, और उसके बाद इधर के साइड आपके पास लगा है, अगर मैं यहां पे लिखूं C H, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H और यहाँ पे लगाता हूं मिथाइल ग्रुप, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा सवाल है आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा डबल बॉन्डेड कार्बन है, सबसे पहले कंडीशन आपने मैच कर ली। उसके बाद आपने जब इधर देखा ट्रिपल बॉन्डेड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp, तो इधर से साइड तो नहीं हो सकता। लेकिन कंपलसरी नहीं कि दोनों साइड ही टोटोमेरिज्म दिखाए, हो सकता है एक साइड भी दिखाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, क्यों है? क्योंकि इसने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। फिर हम इसको अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, और इसके पास देखिए आपको एक हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो अल्फा H प्रेजेंट है, तो यस ये टोटोमेरिज्म शो करता है। एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा किसी भी साइड से। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल बॉन्ड दिखेगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिए है स्ट्रक्चर में, लेकिन जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसने डबल बॉन्ड नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे उसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए ये क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसी की वजह से हम इसमें देखेंगे कि ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपको याद रखने बेटा, जिसके अंदर टोटोमेरिज्म में आपके जेईई या नीट एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए टोटोमेरिज्म से रिलेटेड, और अगर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दूं इसके अंदर, तो वो आपके पास आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अभी रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। रिंग चेन आइसोमर,
अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो नाम है इसी के अंदर तो इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एक स्ट्रक्चर आपका रिंग के फॉर्म में होगा और एक स्ट्रक्चर आपका चेन के फॉर्म में होगा। तो रिंग अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे अगर मैं एक रिंग ड्रॉ करता हूं तो ये है आपके पास साइक्लोपेंटेन, ये हो गया आपके पास साइक्लोपेंटेन। और उसके बाद अगर मैं एक चेन ड्रॉ करता हूं, अगर मैंने नॉर्मल पेंटेन ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे मैं इसको नाम दूंगा ए, इसको नाम दूंगा बी, और यहां पे मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहां पे डबल बॉन्ड निकालूंगा, इसको बोलूंगा मैं सी। और एक एग्जांपल आपको देखता हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाए आपका। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसमें से कौन कौन आपके पास रिंग चेन आइसोमर शो करेगा ये आपको बताना है। मैंने चारों आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए ABCD, मतलब 4 स्ट्रक्चर है आपके पास, तो कौन कौन यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। मतलब ये तो रिंग है, इसका तो फॉर्मूला फिक्स है, लेकिन इसके साथ साथ B, C और D इनमें से कौन कौन सी मैच करेगी चेन, ये आपको बताना है। ये मेरा आपके लिए सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है वही इससे मैच करेंगे। अभी आपको ये तो दिख रहा है सीधा 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा C5H12 रहता है। ओके, अभी यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे आप देखेंगे ये CH2 है आपके पास, ये है आपके पास CH2, रिंग के अंदर सभी कार्बन है आपके पास CH2, AbCH2 AbCH2। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आपके पास टोटल कार्बन है बेटा 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 6 8 और 10, C5H10। अब जिसके साथ C5H10 होगा वो मैच करेगा। जैसे B में C5H12 है तो ये तो रिंग चेन नहीं हो सकता, क्योंकि एक रिंग और एक चेन हमेशा उसका आंसर रिंग चेन नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है हमारी आइसोमर की कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो आपको एग्जाम में सवाल आया अरे एक रिंग दिख रहा है एक चेन दिख रहा है, तो आप फटाफट क्लिक करेंगे कि ये तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ABCD ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता, हर बार आपको क्या करना होता है कि उसका कुछ लॉजिक देखिए कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए, तभी तो आइसोमेरिज्म हो गए, ठीक है। उसके बाद C स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रॉ करूं, देखिए CH2 होता है डबल बॉन्डेड, ये बीच वाला CH, ये CH2, ये CH2 और ये हो गया आपका CH3। इसका फॉर्मूला देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 3 5 7 और 10, C5H10। देखिए रिंग चेन वाले से मैच कर दिया, तो C तो आपका होगा ही, हम A और C तो आपका रिंग चेन पक्का दिखाएंगे। अभी तक हमारा आंसर में क्या आ गया, A आ गया और C आ गया रिंग चेन में, ठीक है। अभी इसको मैं लिखूं तो ये CH2 होगा आपके पास, ये होगा आपके पास CH, ये होगा CH3, ये होगा CH3 और बीच वाला होगा CH, क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 1 3 4 7 और 3 10, तो C5H10। ये भी फॉर्मूला मैच कर रहा है, मतलब ACD जो है आपके, मतलब A के साथ C भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और A के साथ D भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर वो कुछ डिस्कस किए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट आता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ हम PYQ भी सॉल्व करें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका सर नेक्स्ट पार्ट दीजिए, सो दैट कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। उसके साथ साथ हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए भी इसका नेक्स्ट पार्ट तो डेफिनेटली देखेंगे। तभी के लिए हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ओके बाय। थैंक यू।